हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है। जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि। किंतु इनमें कालक्रम, सन, संवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकी। हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में फ्रेंच विद्वान गार्सा द तारसी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने इसके विषय में कहा है कि कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम में प्रस्तुत करना, काल विभाजन, युगीन प्रवृत्तियों का अभाव और हिंदी उर्दू कवियों को घुला मिला देना त्रुटिपूर्ण है। अनेक न्यूनताओं के होते हुए भी इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में गार्सा द तारसी को गौरव प्राप्त है। तारसी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सैगर को मिला। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में शिव सिंह सैगर का नाम विशिष्टता के साथ लिया जाता है। उनका ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 998 कवियों का विवरण दिया गया है। शिव सिंह सैगर ने प्रस्तुत ग्रंथ की रचना के लिए हिंदी और संस्कृति के अनेक ग्रंथों की सहायता ली थी। शिव सिंह सरोज के विषय में कहा जा सकता है कि यह हिंदी का ऐसा पहला ग्रंथ है जो परवर्ती साहित्य इतिहास लेखन का आधार ग्रंथ बना। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने सन 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक कृति की रचना की, जिसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम से वर्गीकृत किया गया और उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का प्रयोग करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया है। उनका योगदान इस बात में है कि उन्होंने परवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इन्होंने अपने ग्रंथ में शिव सिंह सैगर, गार्सा द तारसी के द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करते हुए वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिए हैं। युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी इस ग्रंथ में किया गया है। इन्होंने ही सबसे पहले अपने इस इतिहास ग्रंथ में भक्तिकाल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। मिश्र बंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद नामक पुस्तक में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ के 4 भाग दिखाए गए हैं। 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में सामने आया। इस ग्रंथ की रचना का आधार काशी नगरी प्रचारिणी सभा खोज रिपोर्ट थी। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित कवियों की संख्या 5000 रही है। मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास को 8 कालखंडों में विभाजित किया है और प्रत्येक युग के रचनाकारों के रचनात्मक योगदान का अनुशीलन किया है। यद्यपि वे हिंदी साहित्य का विधिवत इतिहास लिखना चाहते थे, किंतु अपनी चाहत में वे सफल नहीं हो सके। फिर भी ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से मिश्र बंधु विनोद के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। साहित्य इतिहास की परंपरा में इसे एक सार्थक कदम कहा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 को प्राप्त है, जो मूलतः नगरीय प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान काल विभाजन के संबंध में है। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन पर लिखा है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, इसे वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकना। उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर नया नामकरण भी किया। आदिकाल जो कि वीरगाथा काल है 1050 से 1375 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। पूर्व मध्य काल जो कि भक्ति काल है 1375 से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्य काल जो कि रीति काल है 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल जो कि गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है 1900 से अब तक माना जाता है। काल की प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए शुक्ल जी ने प्रसिद्ध ग्रंथों का आधार ग्रहण किया। इनके द्वारा दिए गए वीरगाथा काल पर सबसे अधिक आपत्ति की गई, अन्यथा शेष कालों को ज्यों का त्यों परवर्ती इतिहासकारों ने प्राय स्वीकार किया है।